हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्यूटीश्री। और आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सिविल जज का फुल लेंथ टेस्ट सेकंड करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट टेस्ट किया था। जिन्होंने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है वो जाके छत्तीसगढ़ सिविल जज की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हिंदी में भी सीरीज को लेकर आइए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट बन चुका था। गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से इसको ट्रांसलेट किया गया है। अगर इसमें कुछ एरर होते हैं तो प्लीज़ आप उनको निगलेक्ट कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में भी टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। और आपको एग्जाम में 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इजीली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आ गए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेक्स लोकी? ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ लैंड। ऑप्शन नंबर बी, सोवरेनिटी इज एसेंशियल फॉर एनेक्टिंग लॉज। ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम। एंड ऑप्शन नंबर डी, क्राउन हैज सुप्रीम अथॉरिटी। लेक्स लोकी का क्या अर्थ है? वीडियो पॉज करके आप अच्छे से ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए। क्या आंसर हो जाएगा? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेक्स लोकी का मतलब होता है लॉ ऑफ लैंड, या फिर बोल सकते हैं लॉ ऑफ प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकेंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1946। जल्दी से आंसर बताइए इसका। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इट्स 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस मीन्स। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का क्या अर्थ है? यू मे हैव द बॉडी। ऑप्शन नंबर बी, मेक अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। ऑप्शन नंबर सी, डू सर्टेन पब्लिक ड्यूटी। एंड ऑप्शन नंबर डी, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सम एक्ट। 5 रिट्स आपने पढ़ी हैं, उनमें से एक रिट है हेबियस कॉर्पस। इसका क्या मतलब है बताइए जल्दी से। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यू मे हैव द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 23 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950। बताइए क्या आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इट्स 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ द सिटीजन एंड पावर्स ऑफ द। ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी, कंपनी। ऑप्शन नंबर सी, जुडिशियल पर्सन। एंड ऑप्शन नंबर डी, नेचुरल पर्सन। संविधान नागरिकों के अधिकारों और देश की शक्तियों के बीच संतुलन बनाता है। बताइए क्या आंसर होगा इसका सही। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नागरिकों के अधिकारों और सरकार की शक्तियों के बीच संतुलन बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो। इकोनॉमिक जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। कोड्स का यूज करके आपको सही आंसर देना है। निम्नलिखित का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। आर्थिक न्याय भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक है। इसमें प्रदान किया गया है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य। बताइए क्या आंसर सही है इसका। किसमें दिया गया है इकोनॉमिक जस्टिस? तो ये दिया गया है प्रीएम्बल में और डीपीएसपी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन विच केस
It was held by the Supreme Court that preamble is the basic feature of the Constitution. गोलकनाथ केस, मेनका गांधी केस, स्वर्ण सिंह केस और केशवानंद भारती केस। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की मूल विशेषता है? बताइए कौन से केस में कहा गया है? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। केशवानंद भारती के केस में ये चीज कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से केस में ये कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? A.K. गोपालन केस, बेरूबरी केस, मिनर्वा मिल्स केस और A.K. एंटनी केस। बताइए कौन से केस में कहा गया है? बहुत ही फेमस केस है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बेरूबरी केस में ये चीज कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया टू बी। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है। ऑप्शन नंबर ए सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर बी सोवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर सी सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड ऑप्शन नंबर डी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। बताइए क्या है इसका सही आंसर? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जस्टिस के सुब्बा राव ऑब्जर्व। गोलकनाथ के केस में जस्टिस के सुब्बा राव ने क्या ऑब्जर्व किया? ऑप्शन नंबर ए द प्रियम्बल कंटेन्स इन अ नटशेल आइडियल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी द प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड्स of the constitution makers. Option number C the preamble is enforceable by the judiciary and option number D the preamble of our constitution is of great importance and it should be implemented. बताइए क्या ऑब्जर्व किया? Yes, option number A is the correct answer. The preamble contains in a nutshell ideas and aspiration of the constitution. प्रस्तावना संक्षेप में संविधान के आदर्शों और आकांक्षाओं में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए आईपीसी के क्वेश्चंस आ गए हैं यहाँ से। द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रियम मीन्स। इस मैक्सिम का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट गिल्टी माइंड। ऑप्शन नंबर बी क्राइम हैज टू बी कपल्ड विद गिल्टी माइंड। ऑप्शन नंबर सी क्राइम इज द रिजल्ट ऑफ गिल्टी माइंड एंड ऑप्शन नंबर डी इन क्राइम इंटेंशन इज रिलेवेंट, मोटिव इज इररिलेवेंट। बताइए क्या आंसर सही है? Yes, option number A is the correct answer. There can be no crime without guilty mind. दोषी दिमाग के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक्टस रिया मीन्स, ठीक है, अब एक्टस रिया का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द विल। ऑप्शन नंबर बी सच एक्शंस विच आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ऑप्शन नंबर सी द होल डेफिनेशन ऑफ द क्राइम विद द एक्सेप्शन of mental element and it even includes some mental element in so far as that is contained in the definition of act and option number D external physical act prohibited by law। बताइए एक्टस रिया का क्या मतलब होता है? Yes, option number C is the correct answer. The whole definition of the crime with the exception of mental element and it even includes a mental element
insofar as that is contained in the definition of act. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 13. एजर्शन और रीजन आपको दिए गए हैं, कोर्स के थ्रू आपको आंसर सिलेक्ट करना है. एजर्शन बोल रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the exact nature of the act. And reason है mistake of fact is a good defense and mistake of law is no defense. बताइए चारों ऑप्शन में से क्या सही है. एजर्शन है कुछ भी अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो इसे करने के समय दिमाग की अस्वस्थता के कारण कार्य की सटीक प्रकृति को जानने में असमर्थ है. और कारण है तथ्य की गलती एक अच्छा बचाव है और कानून की गलती कोई बचाव नहीं है. ये कोड दिए हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करके आंसर देना है. यस दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी. बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द वर्ड ओमिशन रेफर्स टू. चूक शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए इंटेंशनल नॉन डूइंग, ऑप्शन नंबर बी इंटेंशनल डूइंग, ऑप्शन नंबर सी अनइंटेंशनल नॉन डूइंग एंड ऑप्शन नंबर डी अनइंटेंशनल डूइंग. बताइए ओमिशन का क्या अर्थ है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इंटेंशनल नॉन डूइंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन मीन्स. एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन का क्या अर्थ है. ऑप्शन नंबर ए द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑफेंसेस committed in a foreign country. Option number B the jurisdiction to try offenses committed in an aircraft. Option number C the jurisdiction to try offenses committed on the high seas. And option number D the jurisdiction to try offenses committed by a personnel of armed forces of India. हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी देख लीजिए वीडियो पॉज करके ऑप्शंस अपने. Yes, option number C is the correct answer. The jurisdiction to try offenses committed on the high seas. उच्च समुद्र पर किए गए अपराधों का प्रयास करने का अधिकार क्षेत्र. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which of the factors fall under the limits within which the right of private defense should be exercised? कौन से कारक उस सीमा के अंतर्गत आते हैं जिसके अंतर्गत निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए. वीडियो पॉज कर लीजिए हिंदी मीडियम वाले. ऑप्शन नंबर ए वेयर देयर इज टाइम टू हैव recourse the protection of the public authorities. Option number B when a public servant perform as an act in good faith. And option number C an act committed strictly in conformity with law. And option number D where the act was irregular and outside the scope of power. कौन सा आंसर सही हो जाएगा. यस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. एन एक्ट कमिटेड स्ट्रिक्टली इन कंफॉर्मिटी विद लॉ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द टर्म एवरी पर्सन ऑकरिंग इन सेक्शन 2 रेफर्स टू. धारा 2 में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी नॉन सिटीजन, both citizen and non-citizen. And option number D none of the above. क्या आंसर होगा इसका.
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द प्रोविजन ऑफ पर्सोनेशन एक्ट इलेक्शन अंडर सेक्शन 171D ऑफ आईपीसी। आईपीसी की धारा 171D के तहत चुनाव में व्यक्तिकरण का प्रावधान। वीडियो पॉज कर दीजिए हिंदी मीडियम वाले और अच्छे से ऑप्शन सिलेक्ट करके आंसर कीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, शेल अप्लाई टू अ पर्सन हु हैज बीन ऑथोराइज्ड टू वोट एज प्रॉक्सी फॉर एन इलेक्टर अंडर एनी लॉ इन फोर्स। Option number B, shall not apply to a person who has been authorized to vote as proxy for an elector under any law in force. Option number C, does not lead to any restriction under any law in force. And last option है none of the above. बताइए क्या आंसर सही होगा। Yes, option number C is the correct answer. Does not lead to any restriction under any law in force. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, wrongful gain means। सदोष अभिलाप का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, gain by lawful means of property which the person gaining is not entitled. Option number B, gain by unlawful means of property which the person gaining is not entitled. Option number C, gain by unlawful means of property which the person gaining is entitled. And option number D, all of the above. देख लीजिए हिंदी मीडियम वाले भी, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। Yes, option number B is the correct answer. Gain by unlawful means of property which the person gaining is not entitled. Question number 20, wrongful loss means। सदोष हानि का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, loss by unlawful means of property which the person losing it is legally entitled. Option number B, loss by lawful means of property which the person losing it is not legally entitled. Option number C, loss by lawful means of property which the person losing is not legally entitled. And option number D, all of the above. देखिए ऑप्शंस हिंदी मीडियम वाले भी, क्या आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड। चलिए अब हम करेंगे सीपीसी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21, रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट एन एक्स पार्टे डिक्री इंक्लूड। एक पक्षीय डिक्री के विरुद्ध उपलब्ध उपचारों में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए, अपील। ऑप्शन नंबर बी, रिव्यू। ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द डिक्री। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, ठीक है, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट में अपील, रिव्यू और एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड की रेमेडीज अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अ केवियट शेल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ। कितने दिनों की समाप्ति के बाद एक चेतावनी लागू नहीं रहेगी। ऑप्शन नंबर ए 30 days, ऑप्शन नंबर बी 60 days, ऑप्शन नंबर सी 90 days एंड ऑप्शन नंबर डी 120 days। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 90 days। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23, अ रिसीवर इज एन। एक रिसीवर है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एजेंट ऑफ द प्लेंटिफ, एजेंट ऑफ द डिफेंडेंट एंड आइदर एजेंट ऑफ द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज और डिफेंडेंट, इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस। बताइए रिसीवर कौन है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। राइट टू अपील इज। अपील करने का अधिकार है फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वेस्टेड राइट एंड ऑल ऑफ दीज। बताइए कौन सा राइट है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। राइट टू अपील इज अ वेस्टेड राइट, ठीक है, निहित अधिकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25. Defendant can ask for temporary injunction against the plaintiff if there appears to be a danger that plaintiff would waste or alienate the suit property. Option number B, the plaintiff threatens to dispose of the property with a view to defrauding his creditors. Option number C, plaintiff threatens the defendant to dispossess him from the suit property. And option number D, all of these. प्रतिवादी वादी के खिलाफ अस्थायी निषेध आज्ञा की मांग कर सकता है। ये 4 ऑप्शंस हैं, बताइए जल्दी से कौन सा आंसर सही है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देयर अपीयर्स टू बी अ डेंजर दैट प्लेंटिफ वुड वेस्ट और एलिनेट द सूट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26. व्हेन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज डिसमिस्ड, कब समीक्षा के लिए आवेदन खारिज किया जा सकता है। Option number A, appeal can be filed against the order. Option number B, no appeal lies. Option number C, with the permission of court, appeal can be filed against the order. And option number D, none of these. बताइए कब डिसमिस की जा सकती है रिव्यू के लिए एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कोई भी अपील लाए नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेंडमेंट इन प्लीडिंग्स रिलेटेड टू, अभिवचनों में संशोधन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डर 6 रूल 15 सीपीसी। ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी। ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर 6 रूल 16 सीपीसी। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑर्डर 6 रूल 18 सीपीसी। बताइए कौन से ऑर्डर में दिया है और कौन से रूल में। Amendments in pleadings relates to Order 6 Rule 17 CPC. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। In normal course, how many adjournment can be granted by trial court on sufficient cause? सामान्य तौर पर ट्रायल कोर्ट द्वारा पर्याप्त कारण पर कितने स्थगन की अनुमति दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 एंड ऑप्शन नंबर डी नो लिमिटेशन। बताइए कितनी बार एडजमेंट किया जा सकता है सफिशिएंट कॉज पर। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 3 बार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। A suit may be instituted by a minor in his name by an ex friend. Option number C, guardian of minor in his own name. And option number D, relative of minor in his name. एक अवयस्क द्वारा वाद दायर किया जा सकता है। बताइए आंसर इसका। Yes, option number B is the correct answer, in his name by next friend. Next question पे आ जाइए। Before filing a suit against government under section 80 of Civil Procedure Code, it requires a notice to be given to the government of 30 days, 90 days, 40 days and 60 days. सिविल प्रक्रिया की धारा 80 के तहत सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले सरकार को नोटिस देने की आवश्यकता है। कितने दिन पहले नोटिस दिया जाएगा अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस फाइल करना है तो। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 60 डेज। ठीक है, 2 महीने पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए एविडेंस के क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट इज, किसी विशेषज्ञ की राय होती है। सपोर्टिव एंड कोलैबोरेटिव इन नेचर, रिलेवेंट बट अनसेफ, a conclusive proof, and both supportive and corroborative in nature and relevant but unsafe. बताइए कौन सा आंसर सही है। Yes, option number D is the correct answer, both supportive and corroborative in nature and relevant but unsafe. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, एज द ट्रायल प्रोसीड्स बर्डन ऑफ प्रूफ अंडर सेक्शन 101 ऑफ एविडेंस एक्ट गोज ऑन शिफ्टिंग, मे शिफ्ट, नेवर शिफ्ट एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ मे शिफ्ट एंड नेवर शिफ्ट्स।
बताइए क्या आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इट्स नेवर शिफ्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द रूल ऑफ रेस्ट एस्टे इज एप्लीकेबल इन। रेस्ट एस्टे का नियम लागू होता है ओनली सिविल केसेस में, सिर्फ क्रिमिनल केसेस में, या फिर सिविल और एज वेल एज क्रिमिनल केसेस में, या फिर नॉट एप्लीकेबल इन एनी केस। बताइए क्या आंसर सही है इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है आज का सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एविडेंस गिवन बाय अ डम विटनेस इन द कोर्ट बाय राइटिंग और साइन शेल बी डीम टू बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, नाइदर ओरल नॉर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और नन ऑफ दीज। डम विटनेस के द्वारा दिया गया साक्ष्य जो कि लिखित में है, कैसा साक्ष्य माना जाता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एमपी सिविल जज में भी पूछा जा चुका है और इसका आंसर अधिकतर गलत हो जाता है। आंसर आप सोच समझ के दीजिएगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इट्स ओरल एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। A statement recorded by investigation officer under section 161 of CRPC can be used. जांच अधिकारी द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया बयान इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, ऑप्शन नंबर बी फॉर कोरोबोरेशन, ऑप्शन नंबर सी टू रिफ्रेश द मेमोरी ऑफ अ विटनेस बाय पुलिस एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। बताइए क्या आंसर सही होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, विरोधाभास के लिए। अच्छा, सेक्शन 161 सीआरपीसी किससे डील करता है? तो ये डील करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ पुलिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 36। Presumption as to electronic records and electronic signature. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के रूप में उपधारणा। ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 85B ऑफ एविडेंस एक्ट, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 85C ऑफ एविडेंस एक्ट, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 88A ऑफ एविडेंस एक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 85A ऑफ एविडेंस एक्ट। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को लेकर प्रिजम्पशन कहाँ दी गई है एविडेंस एक्ट में? बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 85B ऑफ एविडेंस एक्ट। किससे डील करता है? प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। और देखिए ये चारों ही ऑप्शंस जो हैं प्रिजम्पशन से रिलेटेड हैं। अब देखते हैं सेक्शन 85C किससे डील करता है। तो इट डील्स विथ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सेक्शन 88A डील करता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज से और सेक्शन 85A डील करता है इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग कैन बी प्रूव्ड by examining a person acquainted with the handwriting of the writer of the questioned document. Option number B, by comparison of the code, the disputed signature with some admitted signature. Option number C, by calling an handwriting expert and option D, all of these. हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख लीजिए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही ऑप्शंस आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। In a case related to the abatement of suicide by a woman, the provision of presumption is available in section of Evidence Act. महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा में उपधारणा का प्रावधान है। कौन से सेक्शन में है? चारों ही ऑप्शंस आपके प्रिजम्पशन से रिलेटेड दिए गए हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 113A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 39। A and B were
jointly tried for the murder of C. During the trial, A said, B and I murdered C. What is the nature of this evidence against B? का और खा पर संयुक्त रूप से गा की हत्या का मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान का ने कहा, बी और मैंने सी की हत्या कर दी है। बी के खिलाफ इस सबूत की प्रकृति क्या है? देख लीजिए ऑप्शन इसके अच्छे से। सब्सटेंटिव एविडेंस, कोरोबोरेटिव एविडेंस, हियरसे एविडेंस एंड डायरेक्ट एविडेंस। कौन सा एविडेंस हो जाएगा? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इट्स कोरोबोरेटिव एविडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40। A dying declaration under section 32 of Evidence Act is admissible in evidence only when it is reduced in writing, even when it is made to police officer. Option C, only when it is made to a judicial magistrate, and option D, only when it is made to executive magistrate. ऑप्शंस देख लीजिए हिंदी मीडियम वाले भी। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल के टेस्ट में भी कराया था। इसका आंसर दीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इवन व्हेन इट इज मेड टू अ पुलिस ऑफिसर। चलिए अब देखिए सीआरपीसी के क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41। Under section 125 CRPC, a magistrate of the first class can order a person to make a monthly allowance for the maintenance of his married daughter who has attained majority. Option number B, brother. Option number C, sister. And option number D, father. देखिए धारा 125 सीआरपीसी के तहत प्रथम श्रेणी का एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को उसके भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है। ऑप्शंस देख लीजिए और आंसर को अटेम्प्ट कीजिए। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर सही? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 42। डायरेक्शन टू द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 202 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ऑप्शन नंबर ए, कैन नॉट बी गिवन विदाउट एग्जामिनिंग द complainant on oath. Option number B, can be given without examining the complainant on oath. Option number C, can be given before or after examining the complainant on oath. And option number D, cannot given in any circumstances. देख लीजिए ऑप्शंस अच्छे से। क्या आंसर सही होगा इसका? Yes, option number A will be the correct answer, cannot be given without examining the complainant on oath. Next question पे आ जाइए। Question number 43. Under section 209 Criminal Procedure Code, which of the following cases can be committed to the Court of Session by a magistrate if it appears to the magistrate that office is triable exclusively by the Court of Session? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मामला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय में सुपुर्द किया जा सकता है यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है? ऑप्शन नंबर ए, a case instituted on police report. Option number B, a case instituted otherwise on a police report. Option number C, both a case instituted on police report and a case instituted otherwise on a police report as well. And option number D, none of these. कौन सा आंसर सही होगा इसका? Yes, option number C will be the correct answer. Both a case instituted on a police report and a case instituted otherwise on a police report as well. क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन नंबर ए, व्हेन अ कंप्लेंट इज डिसमिस्ड द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द रीजन. ऑप्शन नंबर बी, व्हेन एन एक्यूज्ड इज डिस्चार्ज्ड द कोर्ट नीड नॉट रिकॉर्ड द रीजन. ऑप्शन नंबर सी, व्हेन अ चार्ज इज फ्रेम्ड द कोर्ट नीड नॉट रिकॉर्ड द रीजन. एंड ऑप्शन नंबर डी, व्हेन कॉग्निजेंस इज टेकन ऑफेंस द कोर्ट नीड नॉट रिकॉर्ड द रीजन. देख लीजिए हिंदी में भी ऑप्शंस। कौन सा आंसर सही होगा?
ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हेन एन एक्यूज्ड इज डिस्चार्ज्ड द कोर्ट नीड नॉट रिकॉर्ड द रीजंस। ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी स्टेटमेंट तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 45, अंडर सीआरपीसी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल कमेंस। सीआरपीसी के तहत सीमा की अवधि शुरू होगी। ऑप्शन नंबर ए ऑन द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, ऑप्शन नंबर बी ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, ऑप्शन नंबर सी ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। कौन सा आंसर सही होगा? कब लिमिटेशन का पीरियड स्टार्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, एन एक्यूज्ड कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग इफ एंड व्हेन ही इज alleged to have committed the offense। एक अभियुक्त प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन कर सकता है और यदि जब उस पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अफेक्टिंग सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, ऑप्शन नंबर बी थेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी अफेक्टिंग वुमन और चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स एंड ऑप्शन डी मर्डर। इनमें से कौन से अपराध के लिए अक्यूज्ड प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? आपको पता होगा कि प्ली बार्गेनिंग की जो एप्लीकेशन है वो पिटी ऑफेंसेस के लिए ही फाइल की जाती है। बताइए जल्दी से आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थेफ्ट के केस में वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Question number 47, an accused person pleads guilty and has been convicted on such plea by Chief Judicial Magistrate and a sentence of imprisonment of 4 years is passed against him. Option number A, an appeal shall lie to the High Court only to the extent of legality of the sentence. Option number B, an appeal shall lie to the Court of Session only to the extent of legality of the sentence. Option number C, no appeal shall lie and option number D none of these। एक अभियुक्त व्यक्ति दोषी होने का अभिवचन करता है और ऐसी याचिका पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया जाता है और उसके विरुद्ध 4 वर्ष की कारावास की सजा पारित की जाती है। ये ऑप्शन हैं आपके, आंसर बताइए। Yes, option number B is the correct answer. An appeal shall lie to the Court of Session only to the extent of legality of the sentence। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, in which one of the following section of CRPC provision for free legal aid is made? मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान सीआरपीसी में कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 301, सेक्शन 304, सेक्शन 306 एंड सेक्शन 406। जल्दी आंसर कीजिए इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 304 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सेक्शन 311 ए ऑफ सीआरपीसी empowers magistrate, option number A, to proceed against other person appearing guilty of offense, option number B, to record confession of accused during trial, option number C, to order person to give specimen, signature or handwriting, option number D, to visit and inspect any place in which an offense is alleged to have been committed। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311A मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है। देख लीजिए ऑप्शंस इसके। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टू ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिमेन, सिग्नेचर और हैंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी? निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत रख रखाव का दावा करने का हकदार नहीं है?
Option number A, wife living in adultery. Option number B, major married daughter who cannot maintain herself. Option number C, both husband and wife living separately by mutual consent. And option number D, all of these. आंसर कीजिए इसका जल्दी से. Yes, option number D is the correct answer. All of these. यहाँ तक 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं. चलिए चलते हैं आगे की क्वेश्चंस की तरफ. क्वेश्चन नंबर 51. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस आ गए हैं यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 51. ऑफर हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 2A, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 2C, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 2D एंड ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 2H. जल्दी से बताइए कि ऑफर कहाँ डिफाइन किया गया है. Yes, it is given under section 2A. Next question देखेंगे. An agreement enforceable at law is a enforceable acceptance, accepted offer, approved promise and contract. जल्दी से इसके आंसर पढ़िए और आंसर सिलेक्ट कीजिए अपना. Yes, correct answer is accepted offer. स्वीकृत प्रस्ताव कानून द्वारा प्रवर्तनीय समझौता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन. ऑप्शन नंबर ए अग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर बी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर सी ऑफर एंड ऑप्शन नंबर डी एक्सेप्टेंस. हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़िए और आंसर कीजिए अपना. Yes, right answer is option number A. It's an agreement. Question number 54. Promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called. Option number A, reciprocal promises. Option number B, cross offers. Option number C, conditional offer. And option number D, conditional. And option number D, conditional promises. जल्दी से इसका आंसर सिलेक्ट कीजिए. Yes, the correct answer is option number A. It's a reciprocal promises. Next question पे आ जाइए. Question number 55. An agreement not enforceable by law is stated to be void under which section? कौन से सेक्शन में कानून द्वारा लागू न किए जाने वाले समझौते को शून्य कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 2D, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 2E, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 2F एंड ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 2G. जल्दी से आंसर करिए. Yes, correct answer is option number D, section 2G. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 56. Void agreement signifies. Option number A, agreement illegal in nature. Option number B, agreement not enforceable by law. Option number C, agreement violating legal procedure. And option number D, agreement against public policy. हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में देख लीजिए. व्यर्थ करार नहीं है, यहां पर है शून्य करार. क्या आंसर होगा इसका? Yes, option number B will be the right answer. Agreement not enforceable by law. Next question पे आ जाइए. Question number 57. Offer as defined under section 2A is communication from one person to another. Option number B, suggestion by one person to another. Option number C, willingness to do or abstain from doing an act in order to obtain the assent of other thereto. And option number D, none of the above. जल्दी से आंसर कीजिए इसका. Yes, option number C will be the correct answer. Willingness to do or abstain from doing an act in order to obtain the assent of other thereto. Question number 58. Under section 2B, if the person to whom the proposal is made signifies,
His assent the proposal is said to have been option number A accepted, option number B agreed, option number C provisional agreed and option number D tentatively accepted. हिंदी में भी इसके ऑप्शंस देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, फिर आंसर कीजिए. What will be the correct answer? Yes, option number A will be the correct answer. धारा 2B के तहत यदि जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया गया है वह अपनी सहमति का संकेत देता है तो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है, ये कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 59. अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 59. A proposal when accepted becomes, option number A promise under section 2B, option number B agreement under section 2E, option number C contract under section 2H and option number D none of the above. जल्दी से आंसर कीजिए इसका. स्वीकृत होने पर एक प्रस्ताव बन जाता है. ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से. Yes, option number A is the correct answer. Promise under section 2B. क्वेश्चन नंबर 60 देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय रेलैंड वर्सेस फ्लेचर? डिफेंडेंट्स डिफॉल्ट, एक्ट ऑफ गॉड, कंसेंट ऑफ द थर्ड पार्टी एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. रेलैंड बनाम फ्लेचर द्वारा मान्यता प्राप्त सख्त दायित्व के नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद है? जल्दी से ऑप्शंस देखिए और उसके अकॉर्डिंगली कोड को सिलेक्ट करना है. यस, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी एक्ट ऑफ गॉड और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी विल बी द करेक्ट आंसर. इसलिए आपका कौन सा कोड आएगा? ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा. सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट. चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब आ गए हैं हमारे टीपीए के क्वेश्चन. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, क्वेश्चन नंबर 61. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लीज बाय फोरफीचर? निम्नलिखित में से कौन सा जब्ती द्वारा पट्टे के निर्धारण के लिए एक आधार है? ऑप्शन नंबर ए ऑन एक्सपायरी ऑफ लीज पीरियड, ऑप्शन नंबर बी ऑन ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी ऑन सरेंडर बाय लेसी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑन वेस्टिंग ऑफ लेसर इंटरेस्ट इन लीज. जल्दी से इसका आंसर कीजिए. Yes, option number B is the correct answer on breach of express condition. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 62. द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इज डील्ड इन विच सेक्शन? कौन से सेक्शन में पार्ट परफॉर्मेंस की डॉक्ट्रिन दी है? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 52, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 53, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 51 एंड ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 51A. जल्दी से आंसर दीजिए. यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. सेक्शन 53A में पार्ट परफॉर्मेंस की डॉक्ट्रिन दी है. क्वेश्चन नंबर 63. डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस embodied in section 52 of TPA invalidate the transfer of immovable property during pending of the suit. Option number B, it only enacts that the purchaser pendent light suit is bound by the result of the litigation. Option number C, it bars the transfer of property during pending of the suit and option number D, it protects the right of conclusive transferee. ऑप्शन देख लीजिए और आंसर कीजिए जल्दी से. ऑप्शन नंबर बी, इट ओनली enacts that the purchaser pendent light suit is bound by the result of the litigation. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 64. इफ ए ट्रांसफर्स house worth rupees 2000 to B and B transfer a field worth rupees 1200 and in additional pay rupees 800 in cash to A, the transfer is sale and exchange and none of these. हिंदी में देख लीजिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है. यदि ए 2000 रुपये से घर को स्थानांतरित करता है और बी 1200 रुपये से एक क्षेत्र को स्थानांतरित करता है और 1200 रुपये के साथ अतिरिक्त वेतन 800 रुपये नकद में ए को दे देता है, तो ऐसा हस्तांतरण कैसा होगा? सेल एंड एक्सचेंज या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी बताइए इसका आंसर.
Yes, option number B is the correct answer. It's an exchange. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 65. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट इन मॉर्गेज प्रॉपर्टी. ऑप्शन नंबर बी, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस. ऑप्शन नंबर सी, इमूवेबल प्रॉपर्टी. एंड ऑप्शन नंबर डी, शेयर इन कॉपीराइट. जल्दी से आंसर कीजिए इसका. कैसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 66. विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 51 ऑफ टीपीए द ट्रांसफरी, ऑप्शन नंबर ए इज नॉट एंटाइटल्ड द वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट्स. ऑप्शन नंबर बी इज एंटाइटल्ड टू वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट्स. ऑप्शन नंबर सी हैज कंडीशनल एंटाइटलमेंट टू वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट्स. एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज. टीपीए की धारा 51 के अर्थ में अंतर्ति क्या है? जल्दी से आंसर करिए. यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इज एंटाइटल्ड टू वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट्स. चलिए अब करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे. इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड, देन देयर डेफिनेशन एंड मीनिंग वुड बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड ईजमेंट एक्ट. अगर कोई वर्ड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है तो उसकी मीनिंग हम कौन से एक्ट के थ्रू निकालेंगे? जल्दी से आंसर कीजिए. बहुत ही इजी आंसर है इसका, सबका सही होना चाहिए. यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. What is true in respect of mandatory injunction? Option number A compels the performance of certain positive acts. Option number B is awarded where the temporary injunction is meaningless. Option number C is retrospective in nature as restores things to their former condition. And option number D, all of these. जल्दी से देखिए इसका आंसर क्या है. यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये तीनों ही स्टेटमेंट मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. क्वेश्चन नंबर 69. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑर्डर्ड वेयर there exists no standard for ascertaining actual damage by non-performance of the act to be done. Option number B, compensation is adequate relief. Option number C, the performance of the contract involves performance of continuous duty which the court cannot supervise. Option number D, the contract by its nature determinable. हिंदी में भी देख लीजिए, हो सकता है कि कुछ एरर्स हों क्योंकि मैंने गूगल ट्रांसलेशन की हेल्प से ये ट्रांसलेशन किया है. चलिए, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर ascertaining actual damage by non-performance of the act to be done. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 70. द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑब्टेन्ड बाय एनी पार्टी देयर टू, द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्ट देयर टू. ऑप्शन नंबर सी, द प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी देयर टू. एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. जल्दी से बताइए इसका आंसर. यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 71. अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मे बी ब्रॉट विद इन हाउ मेनी डेज और मंथ्स और ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के तहत अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए एक मुकदमा बेदखली की तारीख के भीतर लाया जा सकता है. कितने टाइम के अंदर? 6 months, 3 months, 1 year और 3 year. जल्दी से आंसर कीजिए. यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, विद इन 6 months. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. अब देखिए एनआई एक्ट आ गया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 72. अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, कंप्लेंट मे बी मेड विद इन फ्रॉम कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस.
पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही के कारण के भीतर शिकायत की जा सकती है। कितने समय के अंदर करेंगे? 15 डेज, 1 मंथ, 45 डेज और 2 मंथ्स। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, विद इन 45 डेज। ये टाइम लिमिट्स जो हैं वो अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज अगर कुछ करता है तो वो टाइम लिमिट्स ही करते हैं या फिर पनिशमेंट करती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 73, ऑफेंसेस अंडर एनआई एक्ट आर कंपाउंडेबल। कौन से सेक्शन के अंतर्गत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो ऑफेंसेस हैं वो कंपाउंडेबल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, अंडर सेक्शन 145, अंडर सेक्शन 147, अंडर सेक्शन 142 एंड अंडर सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी। जल्दी से आंसर कीजिए, कौन सा सेक्शन है? यस, इट इज अंडर सेक्शन 147 ऑफ एनआई एक्ट, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लिमिटेशन एक्ट पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेक्शन 10 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज। ठीक है, इनमें से कौन से केस में लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 10 अप्लाई होता है? ऑप्शन नंबर ए, ट्रस्ट अराइजिंग बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑप्शन नंबर बी, ट्रस्ट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। ऑप्शन नंबर सी, इम्प्लाइड ट्रस्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बताइए किस पर अप्लाई होता है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रस्ट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 75, लिमिटेशन टू ऑब्टेन आर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अचल संपत्ति के शीर्षक की घोषणा प्राप्त करने की सीमा। टाइम लिमिट है। ऑप्शन नंबर ए, 2 years when the right to sue first accrues. Option number B, 3 years when the right to sue first accrues. Option number C, 1 year when the right to sue first accrues. And option number D, 12 years when the right to sue first accrues. जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 3 years when the right to sue first accrues. 3 साल जब मुकदमा करने का अधिकार पहले प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट आ गया है यहाँ से आपका। द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्ट बाय requiring compulsory registration of certain types of document, providing for consequences of non-registration. Option number C, both A and B, and option number D, none of the above. पंजीकरण अधिनियम 1908 ने अपना उद्देश्य प्राप्त किया। कुछ प्रकार के दस्तावेजों के अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता है, गैर पंजीकरण के परिणामों के लिए प्रदान करना। ऑप्शन सी, दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं कुछ जिनको आंसर नहीं आ रहे हैं तो आप परेशान मत होइए, कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन रखिए, और ये जो लेंथ टेस्ट करवाए जा रहे हैं आपको, फुल लेंथ टेस्ट, इन्हें कंटिन्यू करते रहिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन इन्हांस होगी। और हो सकता है कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। A will may at any time be presented for registration or deposited in. वसीयत को किसी भी समय पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है या जमा किया जा सकता है। 1 month, 2 month, 3 month, at any time. जल्दी बताइए, विल का रजिस्ट्रेशन कितने टाइम में होना चाहिए? यस, विद इन 2 months। ठीक है, 2 महीने में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 78। Registration provides safety and security to transactions relating to immovable property. Even if the document is lost or destroyed, the statement is पंजीकरण अधिनियम अचल संपत्ति से संबंधित लेन देन को सुरक्षा प्रदान करता है, भले ही दस्तावेज खो जाए या नष्ट हो जाए। ये कथन कैसा है, सही है या गलत है, या फिर आधा सही है? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 79। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। इनमें से क्या रजिस्ट्रेशन के एडवांटेज हैं? ऑप्शन नंबर ए, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट मेक्स द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ टाइटल ईजियर एंड सिंपल।
Option number B, registration of reduces disputes and litigation is documents to a large extent. Option number C, registration of documents ensures that every person dealing with immovable property can rely with confidence upon the statement contained in the registers as a full and complete account of all transaction by which the title to the property may be affected and secure exact copies duly certified. And option D, all of the above. निम्नलिखित में से कौन सा पंजीकरण के लाभ हैं? ठीक है, ये सारे आप ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके और आंसर कीजिए अपना। जल्दी बताइए, इजी क्वेश्चन है, नहीं भी पढ़ा होगा तो भी इसका आंसर आ जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एब। ठीक है, ये तीनों ही एडवांटेज हैं रजिस्ट्रेशन के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए कोर्ट फीस एक्ट के क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 करेंगे हम। सेक्शन 30 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट डील्स विथ, सेक्शन 30 इनमें से किससे डील करता है कोर्ट फीस एक्ट का? कैंसिलेशन ऑफ स्टैम्प, रिन्यूअल ऑफ स्टैम्प, नन ऑफ दी अबव और नन ऑफ दीज। ये दोनों ऑप्शन सी और डी सेम हो गए हैं। चलिए ए और बी में से बताइए क्या आंसर सही है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कैंसिलेशन ऑफ स्टैम्प से डील करता है सेक्शन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सेक्शन 33 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट deals with admission in blank cases of document for which proper court fee has not been paid. न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 33 उन दस्तावेजों के मामले में प्रवेश से संबंधित है जिनके लिए उचित न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, फैमिली केसेस, नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए कौन से केसेस के लिए है। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इन क्रिमिनल केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। छत्तीसगढ़ लैंड कंट्रोल एक्ट के क्वेश्चन सब यहाँ पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 82, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द लैंड कंट्रोल ट्राइब्यूनल। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी किसको? लैंड कंट्रोल ट्राइब्यूनल के चेयरमैन को। अब कौन होगा चेयरमैन? ऑप्शन नंबर ए, अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और सर्विंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल। ऑप्शन नंबर बी, अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी, अ रिटायर्ड रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी, अ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल। राज्य सरकार किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। बताइए इनमें से किसकी नियुक्ति की जाएगी चेयरमैन के पद पर? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अ रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट या फिर अ सर्विंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल। ठीक है, याद कर दिया गया है सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 83, the tribunal shall have its headquarter at and the state government may by notification fix such other place for hearing of matters by tribunal as it deems fit. बिलासपुर, रायपुर, भिलाई और ऑप्शन नंबर डी है आइदर ए और बी। जल्दी बताइए ट्राइब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है और राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ट्राइब्यूनल द्वारा मामलों की सुनवाई के लिए ऐसे अन्य स्थान तय कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 84, अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल शैल लाई विद द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अपीलेट अथॉरिटी या फिर नो अपील शैल लाई। रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के एक आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। बताइए कहाँ अपील की जाएगी। यस, ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी, ये हमें सेक्शन 13 में दिया गया है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 85, द रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल हैव सच पावर्स। ऑप्शन नंबर ए, इनेबलिंग एंड इंश्योरिंग द एक्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ रेंट कंट्रोल एट ऑल टाइम्स for due fulfillment of the purpose of this act. Option number B, functioning as appellate authority to consider application of all person aggrieved by any order of the rent controller. Option number C, to punish for contempt of its authority as if it were a high court. And option D, all of the above. रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के पास ऐसी शक्तियां होंगी, बताइए इनमें से कौन सी शक्तियां होंगी रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के पास।
यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारी ही शक्तियां होंगी रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के पास, ये हमें दिया है सेक्शन 8 में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86। द रेंट कंट्रोलर शैल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी execute a final order or any order passed under this act by adopting any one or more of the following modes namely। बताइए इनमें से कौन सा मोड। ऑप्शन नंबर ए, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपोजिट पार्टी। ऑप्शन नंबर बी है अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द ऑपोजिट पार्टी। ऑप्शन नंबर सी, अटैचमेंट ऑफ एनी वन और मोर बैंक अकाउंट of the opposite party and satisfaction of the amount of order to be paid from such account। and option number D, either A or B or C or all। किराया नियंत्रक किसी भी पार्टी के आवेदन पर इस अधिनियम के तहत पारित अंतिम आदेश या किसी अन्य आदेश को निम्नलिखित तरीकों में से या किसी एक या अधिक को अपनाकर निष्पादित करेगा। बताइए कौन सा मेथड अपनाएगा रेंट कंट्रोलर। यस, ऑप्शन नंबर डी, आइदर ए और बी और सी और ऑल। ठीक है, ये सभी मेथड अपना सकता है या इनमें से कोई एक मेथड अपना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 87। हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स अंडर सेक्शन 13A, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। सेक्शन 13A में किसको नियम बनाने की शक्ति है। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्टेट गवर्नमेंट को। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा है छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। रेवेन्यू ऑफिसर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। 2S, 2T, 2U, 2V। कौन से सेक्शन में डिफाइन किया है रेवेन्यू ऑफिसर। यस, रेवेन्यू ऑफिसर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2U। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, देयर शैल बी अ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर छत्तीसगढ़ हैविंग अ प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, कमिश्नर और लैंड रेवेन्यू ऑफिसर। छत्तीसगढ़ के लिए एक राजस्व मंडल होगा। जल्दी आंसर बताइए इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 90। हु मे अपॉइंट एन एडिशनल कमिश्नर इन अ डिवीजन और इन 2 और मोर डिवीजन। कौन अपॉइंट करेगा एडिशनल कमिश्नर को। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, नन। बताइए इसका आंसर। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्टेट गवर्नमेंट। देखिए जितने भी लोकल लॉज होते हैं उसमें जो मेन अथॉरिटी होती है अधिकतर वो स्टेट गवर्नमेंट ही होती है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाएं जो लोकल लॉ का हो तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, अगर मेन अथॉरिटी पूछी जाए तो स्टेट गवर्नमेंट ही आएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट इन ईच तहसील तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, वन और मोर नायब तहसीलदार या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक तहसील में किसे अपॉइंट कर सकती है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सभी को अपॉइंट कर सकती है। ये दिया है हमें सेक्शन 19 में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पावर टू ट्रांसफर केसेस इज गिवन अंडर विच सेक्शन। कौन से सेक्शन में ट्रांसफर करने की शक्ति है केसेस को। सेक्शन 28, 29, 30 और 31। जल्दी आंसर कीजिए इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 29 में पावर है केसेस को ट्रांसफर करने की। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, आपके छत्तीसगढ़ के फुल लेंथ टेस्ट कंटिन्यू होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 93। If any person on whom a summons to attend as witness or to produce any document has been served fails to comply with the summon, the officer by whom the summon has been issued under section 33 may. Option number A, issue a bailable warrant of arrest. Option number B, order him to furnish security for appearance. Option number C, impose upon him a fine not exceeding ₹1,000. Option number D, any of the above. जल्दी बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एनी ऑफ द अबव। ठीक है, ये हमें दिया है सेक्शन 32 में जो कि डील करता है कंपेलिंग अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस से।
यदि कोई व्यक्ति जिसे गवाह के रूप में उपस्थित होने या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए समन तामील किया गया है, समन का पालन करने में विफल रहता है, तो वह अधिकारी जिसके द्वारा समन जारी किया है धारा 33 के तहत जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त में से कोई भी। Question number 94. During the proceedings, how many adjournment may be granted to each party and each adjournment shall be granted only with cost under section 36? Maximum 2, maximum 3, maximum 4 या फिर only 1? जल्दी आंसर कीजिए इसका, कितने adjournments अलाउ कर सकता है कोर्ट? यस, ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम 4। ठीक है, ये हमें दिया है सेक्शन 36 का प्रोविजो में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट आ गया है, लास्ट एक्ट है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 95, हु मे बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश फ्लाइंग स्क्वाड्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू एनी केस? कौन फ्लाइंग स्क्वाड को एस्टेब्लिश कर सकता है केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी स्टेट गवर्नमेंट विद कंकरेंस ऑफ हाई कोर्ट एंड ऑप्शन नंबर डी एक्साइज ऑफिसर विद द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए ये भी लोकल एक्ट है, तो यहाँ पर भी मेन अथॉरिटी किसको मिली है? स्टेट गवर्नमेंट को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 96। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट अंडर विच सेक्शन? कौन से सेक्शन के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट को पावर है प्रोहिबिट करने की, इंपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट करने की या ट्रांसपोर्ट करने की? सेक्शन 8, 9, 10 और 11? जल्दी आंसर दीजिए। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 97। वेयर द राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तारी has been leased under section 18, the state government may declare that the written permission of the blank to draw tari shall have the same force and effect as a license from the collector for that purpose. जहां धारा 18 के अधीन तारी बनाने का अधिकार पट्टे पर दिया गया हो, वहां राज्य सरकार ये घोषणा कर सकती है कि तारी निकालने की ब्लैंक की लिखित अनुमति का वही बल और प्रभाव होगा जो उस प्रयोजन के लिए कलेक्टर से प्राप्त अनुज्ञप्ति का होता है। बताइए किसकी रिटन कंसेंट चाहिए, किसकी रिटन परमिशन चाहिए होगी तारी निकालने के लिए? यस, क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लेसी। सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग तारी को ड्रॉ करने के लिए लेसी की रिटन परमिशन चाहिए होगी और ये हमें दिया है सेक्शन 19 में। ठीक है, जो कि डील करता है लेसीज परमिशन टू ड्रॉ तारी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, पनिशमेंट का क्वेश्चन आ गया है, ध्यान रखेंगे। Whoever prints or publishes or cause to be printed or published in any newspaper, book, leaflet, booklet or any other single or periodical publication or otherwise displays or distributes or causes or permits to be displayed or distributed any advertisement or other matter commending, soliciting the use of or offering or purporting to commending, soliciting the use of or commending any liquor shall be punished for every such offence with imprisonment which may extend to 6 months or with fine which may extend to 2,000 rupees or with both, imprisonment which may extend to 1 year or with fine which may extend to 3,000 rupees or with both. Option number C, imprisonment which may extend to 3 years and option number C, imprisonment which may extend to 3 years or with fine which may extend to 5,000 rupees and option number D, only with fine. जो कोई भी किसी समाचार पत्र, पुस्तक, पत्रक, पुस्तिका या किसी अन्य एकल या आवधिक प्रकाशन को
प्रिंट या प्रकाशित करता है या मुद्रित या प्रकाशन करता है या अन्यथा प्रदर्शित करता है या वितरित करता है या किसी विज्ञापन या अन्य को प्रदर्शित या वितरित करने की अनुमति देता है, किसी भी शराब की प्रशंसा करने, उपयोग करने के लिए याचना करने या प्रस्ताव देने या प्रशंसा करने, उपयोग करने के लिए अनुरोध करने या प्रशंसा करने वाले मामले को ऐसे हर अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। आई डोंट नो इसका हिंदी ट्रांसलेशन कितना सही है। आप एक काम कीजिएगा, सेक्शन 23A में ये पनिशमेंट दी है, आप बुक से जाकर वहाँ भी चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली कौन से टर्म्स यूज़ किए गए हैं और इस पनिशमेंट को याद कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा फिर। यस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, imprisonment which may extend to 6 months or with fine which may extend to 2000 rupees or with both। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 99, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज आर गिवन अंडर विच चैप्टर। कौन से चैप्टर में अपराध और दंड दिए गए हैं? चैप्टर 5, 6, 7, 8। जल्दी इसका आंसर कीजिए, कौन से चैप्टर में है? तो चैप्टर 7 में ऑफेंसेस और पेनल्टीज दी हुई है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का। ये भी एक पनिशमेंट का क्वेश्चन है। Whoever without lawful authority has in his possession any quantity of any intoxicant, knowing the same to have been unlawfully imported, transported, manufactured, cultivated or collected, knowing the prescribed duty not to have been paid thereon, shall be punishable with option number A, imprisonment for a term which shall not be less than 3 months but which may extend to 5 years, or with fine which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 5 lakh rupees, or with both। Option number B, imprisonment which shall not be less than 6 months but which may extend to 3 years, or with fine which shall not be less than 50,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees, or with both। Option number C, imprisonment which shall not be less than 1 year but which may extend to 3 years, or with fine which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 3 lakh rupees, and option D, fine of 10 lakh rupees। जो कोई भी वैध अधिकार के बिना किसी भी नशे के किसी भी मात्रा को अपने कब्जे में रखता है, ये जानते हुए कि उसे अवैध रूप से आयात, परिवहन, निर्मित, खेती या एकत्र किया गया है, ये जानते हुए कि निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, वह दंडनीय होगा। जल्दी से इसका आंसर देंगे। सेक्शन 36 में इसकी पनिशमेंट दी गई है जो कि डील करता है पेनल्टी फॉर इलीगल पोजेशन। जल्दी आंसर बताइए इसका, क्या पनिशमेंट होगी? Yes, option number A is the correct answer. Imprisonment for a term which shall not be less than 3 months but which may extend to 5 years, or with fine which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 5 lakh rupees, or with both। ठीक है, पनिशमेंट अच्छे से याद रखिएगा, जब एग्जाम में आती है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है ऑप्शंस को देख के। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के फुल लेंथ टेस्ट एग्जाम से पहले करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।